नमस्कार साथियों, एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज ही हमारी पहली क्लास होने जा रही है। आज की क्लास से हम करंट अफेयर्स से शुरू करेंगे, यानी कि हमारी क्लास का जो विषय रहेगा वो करंट अफेयर्स रहेगा। उसके बाद राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास की क्लासें भी आपको नियमित रूप से मिलना शुरू हो जाएगी। तो प्रारंभ हम करंट अफेयर्स से कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में भी हम सितंबर 2024 से शुरू कर रहे हैं। सितंबर 2024 में जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि राष्ट्रीय परिदृश्य करंट अफेयर्स सितंबर 2024 पार्ट है, यानी कि सितंबर 2024 में जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया और आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्लास ए, पार्ट ए शेयर कर रहे हैं। कल या परसों में आपके लिए पार्ट बी लेकर आएंगे। उसके अलावा अगली जो क्लास होगी उसमें सितंबर महीने से संबंधित होगी। उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल में जो भी गतिविधियां घटनाएं घटित हुई है उनके लिए भी आपके लिए क्लास तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा भारत में और भी जो पुरस्कार है, सम्मेलन है या युद्ध अभ्यास है या साइंस टेक से संबंधित जो भी विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुए जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होने वाली है, उनके लिए भी हमने आपके लिए क्लास तैयार करी है। उसके अलावा हम चूंकि राजस्थान के विद्यार्थी हैं और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के विशेष संदर्भ में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उसके लिए हमने अलग से राजस्थान की 2 क्लासें तैयार करी है और हमने ये प्रयास किया है कि इन 5 या 6 क्लासों में सितंबर माह का करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और राजस्थान के महत्वपूर्ण घटनाक्रम आप सभी को उपलब्ध हो जाएंगे और 5 से 6 क्लासें लगेगी। और ये होने को तो वैसे 2 या 3 क्लासों में भी कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसमें जो हमारा प्रयास है, जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता। हमारा ये प्रयास रहेगा कि करंट अफेयर से, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, कहीं से कोई भी बिंदु आपकी पहुंच के बाहर ना हो। और ये 5-6 क्लासें आपके देखने के बाद हमें ये उम्मीद है, विश्वास है कि आपको अलग से कहीं भी करंट अफेयर्स पढ़ने की, देखने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो हम आप शुरू करते हैं थंबनेल के अनुसार राष्ट्रीय परिदृश्य करंट अफेयर्स सितंबर माह 2024 का पार्ट ए। चलते आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में भी सबसे पहले अपने देश के सितंबर महीने में जो भी चर्चित व्यक्तित्व है पहले उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो चर्चित स्थान है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो विविध घटनाक्रम है, जैसे कि सम्मेलन हुए हैं या कोई भी आयोजन है या और कोई विशेष उद्घाटन वगैरह हुए, उसको अपन पार्ट ए में आज इसको डिस्कस करने का अपन प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अपने जो चर्चित व्यक्तित्व में सबसे पहले अपन शुरू करने जा रहे हैं आतिशी मारलेना से। इनको अभी हाल ही में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। कहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है? दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसको बनाया गया है? आतिशी मारलेना को बनाया गया है। ये पहले दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री थी। कौन से मंत्री थे? दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री। कौन थी? आतिशी मारलेना। अब इनको जो मुख्यमंत्री है क्यों बनाया गया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उन्होंने अपने पद से यानी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए उनके स्थान पे इन्हें आतिशी मारलेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आतिशी मारलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। कौन सी महिला मुख्यमंत्री है? दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है और दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री है। अगर अपन ने पहली और दूसरी महिला मुख्यमंत्रियों की बात करें तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी? सुषमा स्वराज हो जाएगी। दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी? शीला दीक्षित हो जाएगी। यानी कि सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री है वो कौन है? आतिशी मारलेना। तो ये अपना पहला जो चर्चित व्यक्तित्व है आतिशी मारलेना। उसके बाद आगे हम बात करेंगे मोहना सिंह की। इसकी बात करेंगे मोहना सिंह। मोहना सिंह वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर है। कहां की स्क्वाड्रन लीडर है? वायुसेना की। तो इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है कि इन्होंने LCA तेजस विमान को उड़ाया है। कौन से विमान को उड़ाया है? LCA एक लड़ाकू विमान है। LCA तेजस एक लड़ाकू विमान है जिसको उड़ाने का जो कार्य है, बहादुरी का कार्य, वो किसके द्वारा किया गया है? हमारी लाडली बेटी मोहना सिंह के द्वारा किया गया है।
उसके अलावा आगे की अपन इनकी उपलब्धि की बात करें तो ये ऐसा करने वाली यानी कि LCA जो तेजस लड़ाकू विमान है, उस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली ये भारत की पहली महिला फाइटर है, लड़ाकू पायलट है। कौन है वो? मोहना सिंह है। अब इनके अपन ने निवास की अगर बात करें तो ये कहां के निवासी है? राजस्थान के निवासी है। राजस्थान में कहां के निवासी है? नीमका थाना के निवासी है। नीमका थाना में कहां की निवासी है? उदयपुर वाटी की। उदयपुर वाटी में भी इनका गांव है पिपाड़ा गांव। कौन सा गांव है? पिपाड़ा गांव। उदयपुर वाटी में इनका गांव है पिपाड़ा गांव। पिपाड़ा गांव में जीतर वालों की ढाणी, पिपाड़ा गांव में जीतर वालों की ढाणी इनका निवास स्थान है। क्योंकि पहले जो नीमका थाना है, जो इनका जो उदयपुर वाटी है, जो इनकी तहसील है, वो झुंझुनू में आता था, लेकिन राजस्थान में नए जिलों के गठन के बाद उदयपुर वाटी वर्तमान में नीमका थाना में आ रहा है। तो इनका जो गृह जिला वो कौन सा हो जाएगा? नीमका थाना हो जाएगा। आगे इनकी और उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 में शिरकत करी है। इन्होंने तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 में शिरकत करी है। तरंग शक्ति 2024 एक बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास था, यानी इसमें बहुपक्षीय यानी तीनों सेनाओं के जो चीफ कमांडर है, वाइस चीफ कमांडर है, उन्होंने इस अभियान में शिरकत करी थी और तीनों सेनाओं के वाइस चीफ कमांडर के साथ इन्होंने मोहना सिंह जी ने इन्होंने उड़ान भरी है LCA तेजस विमान में। किस युद्धाभ्यास के दौरान भरी? तरंग शक्ति 2024 के दौरान। आगे अपन बढ़ते हैं कि 2016 में मोहना सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी इन्होंने वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट होने का गौरव भी हासिल किया था। यह गौरव कब हासिल किया? 2016 में किया। मोहना सिंह के साथ और कौन कौन थे? भावना कंठ थी, और कौन थी? अवनी चतुर्वेदी थी। कौन सा गौरव हासिल किया? भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट होने का गौरव हासिल किया। अब आगे अपन थोड़ी बात करेंगे LCA तेजस लड़ाकू विमान की। यह लड़ाकू विमान पूर्ण रूप से स्वदेशी लड़ाकू विमान है, यानी कि इसको मेड इन इंडिया पहल कार्यक्रम के द्वारा पूर्ण रूप से अपने देश में इसका निर्माण किया गया था, LCA तेजस का। आगे विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल है, ये भी काफी समय से चर्चा में रहे। तो दिल्ली का जो CM पद वाला जो मामला है उसमें दिल्ली के उपराज्यपाल काफी सुर्खियों में रहे। तो अपने को यह भी याद रखना है कि दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। अब है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारत के 28वें प्रमुख हैं। इससे पहले ये वायुसेना में उप प्रमुख के रूप में या उप प्रमुख के पद के ऊपर कार्य कर रहे थे। अब इन्हें प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। 28वें नंबर के प्रमुख है। कौन से प्रमुख है ये? 28वें नंबर के प्रमुख है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इन्होंने एयर मार्शल विवेक राय चौधरी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? एयर मार्शल विवेक राय चौधरी, जिनका हाल ही में रिटायरमेंट हुआ था सितंबर महीने में, उनके स्थान पे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। अब इनके साथ साथ अपन तीनों सेनाओं के जो सेना प्रमुख उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थल सेना का जो अध्यक्ष है वो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। कौन से द्विवेदी है? उपेंद्र द्विवेदी है। वायुसेना के जो अध्यक्ष है वो है अनिल चौहान। वायुसेना के कौन है? अनिल चौहान वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अनिल चौहान। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। एडमिरल कौन है? दिनेश त्रिपाठी। आगे अपन बढ़ते हैं। ICC के नए स्वतंत्र अध्यक्ष बने हैं, यानी कि ICC के जो नए अध्यक्ष है वो बने हैं भारत के जयशाह, गुजरात के निवासी है और अपने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं जयशाह। इनको ICC का स्वतंत्र अध्यक्ष बनाया गया है। उससे पहले ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे और इनको अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में इनको चुन लिया गया है। और इनके लिए विशेष उपलब्धि वाली बात है कि इनका जो चयन है वो निर्विरोध रूप से हुआ है, यानी कि इनके सामने चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार नहीं था और ये अकेले उम्मीदवार थे, इसलिए इनका
निर्विरोध रूप से चयन हुआ है। और ये निर्विरोध चयन ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की शक्ति को प्रदर्शित करता है कि सामने कोई उम्मीदवार भी इनके सामने नहीं आया, निर्विरोध रूप से चयन हुआ। अब आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें डायरेक्ट प्रश्न यहां से पुटअप नहीं होगा कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने। भैया तो सबको पता है कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने, जय शाह बने। अध्यक्ष कौन बने, जय शाह बने। लेकिन इन्हें न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले के स्थान पर बनाया गया है। किसके स्थान पर बनाया है, ग्रेग बार्कले के स्थान पर बनाया गया है। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जय शाह को आईसीसी का अध्यक्ष किसके स्थान पे बनाया गया है, न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले के स्थान पे बनाया गया, चुना गया। जय शाह आईसीसी का नेतृत्व करने वाले 5वें भारतीय हैं। कौन से भारतीय है, 5वें, यानी इससे पहले 4 भारतीयों ने यह पद प्राप्त कर लिया था। और आज इससे और उपलब्धि है कि इन्होंने ये जो पद है 35 वर्ष की आयु में प्राप्त किया था। कितने वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में। इसलिए ये आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बन गए हैं। जैसा सबसे छोटे, सबसे कम उम्र, सबसे कम आयु के जो अध्यक्ष हैं आईसीसी के, वो कौन बन गए, जैसा बन गए। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह जो कि हमारे देश के भी गृह मंत्री है, इनको संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। कैसे नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑलरेडी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, अमित शाह थे। अब इनको वापस से अगले कार्यकाल के लिए भी संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब हम बात करेंगे राजभाषा समिति की। राजभाषा समिति यानी भाषा से संबंधित कार्य करेगी। किससे संबंधित कार्य करेगी, भाषा। अब देखो यहां स्थानीय भाषा के साथ साथ, कौन सी भाषा के साथ साथ, स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी को कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने के लिए, स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी को कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने के लिए राजभाषा समिति का निर्माण किया गया था। और इस समिति के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो किसको नियुक्त किया गया, अमित शाह जी को नियुक्त किया गया। अब अपन बात करते हैं जो निशानेबाज है। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए ऐतिहासिक 2 पदक प्राप्त करने वाली जो खिलाड़ी है मनु भाकर, ये भारतीय निशानेबाज है। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये किस इवेंट में या मतलब किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाज से संबंधित है, निशानेबाजी से। इनको पत्तन यानी बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पतन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि मनु भाकर अब नए ब्रांड एम्बेसडर हो गए। अब मनु भाकर ने ये एक और विशेष उपलब्धि है कि इन्होंने अभी हाल ही में तो पेरिस ओलंपिक हुए थे, उसमें भारत को 2 कांस्य पदक दिलवाए थे। कितने कांस्य पदक, 2। और ये और भी विशेष उपलब्धि है कि किसी भी ओलंपिक में भारत की तरफ से ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 2 पदक प्राप्त किए हो, और वो भी कांस्य पदक। ये दोनों पदक इन्होंने, इनका जो इवेंट है वो है 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल, यानी कि 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक हासिल किए थे। आगे अपन बात करते हैं राहुल नवीन की, जो कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के वर्तमान में निदेशक है। पहले ये ईडी के उप निदेशक, विशेष उप निदेशक थे। अब इनको प्रमोट कर दिया गया है, ईडी का नया निदेशक बना दिया गया है। ये 1993 बैच के राजस्व सेवा के अधिकारी है राहुल नवीन। उसके बाद है जगदम्बिका पाल, इनको वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए जो संसदीय संयुक्त समिति जेपीसी का जो गठन किया गया था उसका अध्यक्ष बनाया गया है। वक्फ बिल में संशोधन से संबंधित मांगे काफी समय से चल रही है और उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, संसदीय संयुक्त समिति जेपीसी, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, जगदम्बिका
पाल में आगे अपन बात करते हैं कि जो साउथ इंडियन मूवी है उनके जो एक काफी बड़े अभिनेता है चिरंजीवी, उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। क्यों दर्ज हुआ है? क्योंकि इन्होंने 24,000 डांस मूव्स, यानी कि 24,000 डांस के जो मूव्स है उनको करने के लिए इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया। यानी ये इनके जो डांस में एक विशेष प्रकार के मतलब स्किल है कि मतलब 24,000 से ज्यादा ये स्टेप्स में डांस कर सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे एक और अन्य चर्चित व्यक्तित्व है सिद्धार्थ अग्रवाल की। सिद्धार्थ अग्रवाल कर्नाटक के बेंगलोर के निवासी है और 49 वर्षीय सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को पार करने का कार्य किया है। कौन सा कार्य किया है? इंग्लिश चैनल को पार करने का कार्य किया है। और विशेष ये इसलिए है कि इंग्लिश चैनल को पार भी किया है, तो कैसे किया है? अकेले किया है। ये इनकी और बड़ी उपलब्धि है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, अकेले पार करने वाले ये सबसे उम्र दराज भारतीय बन गए। कौन से भारतीय बन गए? सबसे अधिक उम्र में 49 वर्ष की आयु में अकेले इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय कौन बन गए? कर्नाटक के सिद्धार्थ अग्रवाल। उसके अलावा और अपन बात करें मुंबई की एक 16 वर्षीय लड़की है जिसका नाम है जिया राय। क्या नाम है? जिया राय। इन्होंने भी इंग्लिश चैनल को पार किया है। इन्होंने भी किसको पार किया? इंग्लिश चैनल को। और ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक है। कौन सी तैराक बन गई है? सबसे तेज पैरा यानी कि दिव्यांग तैराक है। और दुनिया के सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो महिला है वो कौन बन गई है? जिया राय। तो सिद्धार्थ अग्रवाल तो 49 वर्ष की आयु में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे अधिक आयु के व्यक्ति है। और जिया राय 16 वर्ष की आयु में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की है। जो इन्होंने ये कार्य किया है 16 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में किया है? 16 वर्ष की आयु में। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। श्री विजयपुरम। हमारी जो अगला जो चर्चित स्थान है उसका नाम है श्री विजयपुरम। हाल ही में काफी चर्चा में आया श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम को केंद्र सरकार ने, कौन सी सरकार ने? केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी, अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो नाम है जो ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा उनके जो एक सेनापति थे ब्लेयर, उसके नाम पे उस पोर्ट का नाम पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया। अब चूंकि ये कि हमें उपनिवेशवाद के प्रतीक की याद दिलाता था। किसका प्रतीक था ये? उपनिवेशवाद, हमारी पराधीनता, हमारी गुलामी का प्रतीक था। इसलिए हमारी केंद्रीय सरकार ने इस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया। क्या नाम कर दिया? श्री विजयपुरम। श्री विजय सुमात्रा में, प्राचीन भारत में प्राचीन समय में हिंदुओं का एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता है जिसका नाम था श्री विजय। उसके बाद में ब्रिटिश काल में इन अंग्रेजों ने यहाँ आधिपत्य कर लिया, इसका नाम बदल के पोर्ट ब्लेयर कर दिया। इससे पहले अगर अपन बात करें तो 2018 में अंडमान निकोबार का जो हेवलॉक द्वीप है, अंडमान निकोबार का जो हेवलॉक द्वीप है, उस द्वीप का नाम परिवर्तित किया गया था। और परिवर्तित करके क्या नाम रखा? स्वराज द्वीप। उसके बाद जो नील द्वीप है, नील द्वीप का नाम रख दिया गया शहीद द्वीप। क्या नाम रखा गया? शहीद द्वीप नाम रखा गया। उसके बाद रोस द्वीप। कौन सा द्वीप है? रोस द्वीप। इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया 2018 में। और इनका क्या नाम रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। यानी कि पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया श्री विजयपुरम, हेवलॉक द्वीप का नाम कर दिया स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम कर दिया शहीद द्वीप और रोस द्वीप का नाम कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आगे अपन बात करेंगे कि 23 जनवरी 2023 को 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है, उनका जन्म दिवस आता है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर अंडमान निकोबार के 121 द्वीपों का नाम परिवर्तित किया गया था। 2018 में नाम परिवर्तित किए, उसके बाद 2023 में 121 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए। और वो नाम परिवर्तित करके किसके नाम पे रखे गए? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। किसके नाम पे रखे?
परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 2023 में कितने द्वीपों के नाम बदले, 21 द्वीपों के नाम बदले। किन के नाम पे रखे? परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखे। आगे अपन बात करते हैं 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन की। किस सम्मेलन की बात करेंगे? 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन की बात करेंगे, जिसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली के संसद परिसर में हुआ था। संसद परिसर, संसद का जो भवन है उस परिसर में इस 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का आयोजन किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के जो चेयरमैन है और वर्तमान में भारतीय जो लोकसभा है, लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के चेयरमैन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा इसका अध्यक्षता की गई थी। इसकी जो थीम है, विषय है कि किस विषय के ऊपर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, किस ये जो इनका मेन जो चर्चा का जो विषय है, थीम, वो थीम क्या थी वो अपन देखते हैं कि सतत एवं समावेशी विकास। कौन सा विकास है? सतत यानी लगातार, समावेशी विकास यानी आर्थिक विकास के साथ सामाजिक एवं जो पर्यावरणीय जो विकास है उनको भी साथ साथ करना। तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जो विकास है उनकी प्राप्ति के लिए विधायी निकायों की भूमिका। कौन सी निकायों की भूमिका? विधायी निकायों की भूमिका इसकी थीम थी, विधायी निकायों की भूमिका। और इस राष्ट्र संसदीय जो संघ है इसमें जितने भी देश भर की विधानसभा है, विधान परिषद, उनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और जितने भी जो ग्रामीण जो विधान परिषद है उनके जो चेयरमैन है, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और उसके अलावा और भी कई प्रकार के जो गणमान्य नागरिक जो विधायी निकायों से संबंधित है उनको इस कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसका उद्देश्य था कि विधान जो सभाएं हैं उनका किस प्रकार से डिजिटलकरण किया जाए और विशेष प्रकार से जो तकनीकी समस्या उनके समाधान के लिए और भी कई प्रकार के कार्य किए गए। आगे अपन देखते हैं राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन। राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन, इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका सम्मेलन का जो उद्घाटन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। समापन राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा और समापन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इसकी जो अध्यक्षता है वो सीजीआई चंद्रचूड़ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सीजीआई चंद्रचूड़ के द्वारा। अब यहाँ ये याद रखने की ये सीजीआई वर्तमान में नहीं है, ये पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में इसकी अध्यक्षता हुई थी। और यहाँ विशेष ये है ध्यान रखने वाली बात कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हो गए थे। कितने वर्ष पूर्ण हुए? 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और एक सिक्के का भी अनावरण किया गया। किसका अनावरण किया गया? डाक टिकट और एक विशेष प्रकार के सिक्के का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह और यानी कि झंडे का भी अनावरण किया गया। किसका अनावरण किया गया? सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह एवं झंडे का भी अनावरण किया गया। आगे अपन चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का अनावरण। सुप्रीम कोर्ट का भी एक नए जो ध्वज है उसका अनावरण हुआ है, यह भी काफी सुर्खियों में रहा है। और जो अपने जिला राष्ट्रीय जो न्यायपालिका सम्मेलन उस कार्यक्रम के दौरान भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ, सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पूर्ण होने पर एक नए झंडे, सुप्रीम कोर्ट का एक नए झंडे एवं प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। तो किस उपलक्ष्य में किया गया? सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में क्या किया गया? एक नया झंडा और एक नया प्रतीक चिन्ह बनाया गया। इस नए जो ध्वज है, इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय उसका
भवन और भारत का संविधान इसमें शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? भारत के संविधान को। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक तो किसको शामिल किया गया है? अशोक चक्र को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है, भारतीय जो न्यायपालिका का शीर्ष केंद्र बिंदु है सुप्रीम कोर्ट, उसकी बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से को भी इस ध्वज में स्थान दिया गया है। और ये हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान पुस्तिका, यानी कि हमारे देश के संविधान की किताब को भी इस झंडे में स्थान दिया गया है। इस ध्वज में आप देख सकते हो कि ऊपर वाला जो हिस्सा यहाँ पे अशोक चक्र को लगाया गया है। अशोक चक्र के नीचे हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके भवन को लगाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भवन जिसके ऊपर टिका हुआ है वो एक किताब है। वो क्या है कि किताब, और ये कोई एक सामान्य किताब, सामान्य पुस्तक नहीं है। ये है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, ये है हमारे देश का संविधान। यानी कि इस ध्वज के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमारी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारी जो न्याय प्रणाली है वो हमारे देश के संविधान के ऊपर टिकी हुई है। किसके ऊपर टिकी हुई है? हमारे देश के संविधान के ऊपर टिकी हुई है। आगे इस ध्वज के ऊपर यहाँ एक साइड बीच में एक गोल चक्र बनाया गया है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा गया है। तो ये इसका जो रंग है वो भी हम देख सकते हो कि अब ये ब्लू कलर का, नीले रंग का है। कौन से रंग का है? नीले रंग का। तो इसमें ध्वज में विशेष बात क्या हो गई? अशोक चक्र लगाया गया है, स्थान दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के भवन को स्थान दिया गया और भारत का जो संविधान वो पुस्तक है उसको भी इसमें स्थान दिया गया। इस ध्वज का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और इसमें संस्कृत भाषा में यतो धर्मस्थ है, यतो धर्मस्थो जय है लिखा गया है। यानी कि जहां धर्म है, यानी कि जहां धर्म है वहां विजय है। यानी कि हमारी जो धर्म है उसकी प्रबलता के ऊपर विशेष बल दिया गया। यानी कि धर्म है, धर्म के साथ ही विजय, और अगर विजय है तो ही हमारा धर्म है। अब हम बात करते हैं कि इस जो नया ध्वज है इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया? इस नए ध्वज को बनाया किसके द्वारा किया गया? तैयार किसके द्वारा किया गया? तो उस संस्था का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIFT नई दिल्ली के द्वारा यह ध्वज डिजाइन किया गया था, तैयार किया गया था। तो ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज है उसके बारे में बातें हो गई। आगे हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि दूसरे नंबर का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। किससे जुड़ा हुआ है? ये ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन यानी हमारे जो पर्यावरण में जो कार्बन के तत्व है, हमारे पर्यावरण में पॉल्यूशन में की वजह से जो कार्बन के तत्व है शामिल हो गए, उनने कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का अधिक से अधिक उपयोग को सरकार के द्वारा मोटिवेट किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। तो उस ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित ये दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका आयोजन 11 से 13 सितंबर कब किया गया? 11 से 13 सितंबर को किया गया, 2024 को किया गया। कहां किया गया? भारत मंडपम में नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की स्थापना करना है, यानी कि एक इस प्रकार का पर्यावरण, इस प्रकार का इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन की अधिकता हो और जो कार्बन के तत्व है, जो पॉल्यूशन है, जैसे आज अपने जो व्हीकल्स है, वाहन वगैरह, उनसे जो पॉल्यूशन चल रहे हैं, उनके स्थान पे से ग्रीन हाइड्रोजन से बनी हुई कारें चलाने के लिए भी गवर्नमेंट प्रयास करी। और इस कार्यक्रम में लगभग 150 से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन से बने हुए प्रोडक्ट को शामिल किया गया ताकि उनकी जो प्रदर्शनी लगाएगी, ताकि उनके लिए अधिक से अधिक कार्य करने के लिए हमारा जो भारत है वो प्रेरित हो। इसके अगर लक्ष्य की बात करें तो 2023 तक 5 MMT 2023 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की बात कही गई। इतना लक्ष्य रखा गया, 2023 तक 5 MMT का उत्पादन करना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सितंबर में दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन हुआ। उद्देश्य क्या हो जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की स्थापना करना। 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन
का लक्ष्य है। अब हम बात करेंगे दूसरा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क। सोलर पार्क यानी कि इनकी प्लेटों के द्वारा सौर ऊर्जा तैयार की जाती है। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पार्क यानी कि पानी के ऊपर। किसके ऊपर है? पानी के ऊपर सोलर पार्क लगाया जाता है। जो सोलर जो प्लेटें हैं उनको पानी के ऊपर लगाया जाता है। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हो, ये पूरा पानी वाला एक इलाका है, समुद्री इलाका है, और वहां पर ये सोलर प्लेटें लगाई गई है। पानी के ऊपर इनको स्थापित किया जाता है और इन प्लेटों को पानी के ऊपर इस हिसाब से इस तरह से स्थापित किया जाता है कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने वाली हवाओं के दबाव को भी ये प्लेटें झेल सकती है। अगर इनके ऊपर 10 से 15 फीट तक या मीटर तक पानी भी चला जाए, उस दबाव को भी ये प्लेटें पानी के अंदर सहन कर सकती है। तो ये फ्लोटिंग सोलर पार्क हो गया। अब हम बात करें दूसरे सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पार्क की। भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पार्क है वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के द्वारा तैयार किया गया था। क्या है? किसके द्वारा तैयार किया गया? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के द्वारा तैयार किया गया। कहां पे है ये? केरल में है और इसका क्या नाम है? कायमकुलम इकाई में। कहां पे स्थित है ये? कायमकुलम इकाई केरल में स्थित है। और इसकी जो क्षमता है सोलर ऊर्जा निर्माण करने की, वो है 92 मेगावाट। कितने मेगावाट? 92 यानी 92 मेगावाट क्षमता का ये दूसरा सबसे बड़ा फ्लोटिंग पानी के ऊपर सोलर पार्क है। अब हम बात करते हैं कि भारत के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कौन सा है? तो वो है तेलंगाना के रामागुंडम में। कहां पर है? तेलंगाना के रामागुंडम में। कायमकुलम वाले की क्षमता थी 92 मेगावाट और तेलंगाना रामागुंडम में जो सोलर पार्क लगा उसमें 100 मेगावाट क्षमता। कितने मेगावाट क्षमता है? यानी कि केरल वाले से 8 मेगावाट ज्यादा है। तो ये 8 मेगावाट यानी 100 मेगावाट होने की वजह से भारत का ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है जो कि तेलंगाना के रामागुंडम में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा पार्क कौन सा हो जाएगा? केरल के कायमकुलम में। केरल के कहां पे स्थित है? कायमकुलम में स्थित है। अगली स्लाइड में चलते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की अगर हम बात करें, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की बात करें तो उनमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के लिए, इसके लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के लिए जिस शहर का चयन किया गया है, चुनाव किया गया, वो है सूरत। यानी कि सूरत ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त किया। यानी कि 10 लाख से ज्यादा आबादी में सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है? सूरत है। आगे हम बात करते हैं जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की। संरक्षण यानी बचाव के लिए कार्य करना, प्रजनन यानी इनकी प्रजनन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी यहां कार्य किया जाता है। जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में केपीयरगंज रेंज में स्थित है। कौन सी रेंज में स्थित है? केपीयरगंज रेंज में स्थित है। और किन के लिए? एशियाई किंग गिद्धों के लिए। एशियाई किंग यानी गिद्ध यानी जटायु के लिए है। और विश्व के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन का केंद्र है। इस विश्व के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में किया गया। किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा किया गया। ये जो आप देख रहे हो तस्वीर में कि ये जो जटायु है, गिद्ध है, इसमें आप एक विशेष प्रकार की संरचना है। देखो इसके जो गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा है, यानी गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा है, वो लाल कलर का है। किस रंग का है? रेड कलर का, लाल रंग का है। इसलिए इन्हें लाल सिर वाले गिद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लाल सिर वाले गिद्ध भी कहा
जाता है। यह एशियाई राजगिद्ध यानी कि लाल सिर वाले गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, यानी पूरे विश्व में ऐसा कोई भी संरक्षण प्रजनन केंद्र नहीं है। किन के लिए? एशियाई राजगिद्धों के लिए, जिन्हें लाल सिर वाला गिद्ध भी कहा जाता है। अब यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत में इन जटायु इन गिद्धों की लगभग 9 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। उन 9 में सबसे ज्यादा, सबसे जो प्रभावी बड़ी संख्या वाला है वो है लाल सिर वाला गिद्ध। कौन सा है? 9 प्रजातियों में भारत में सबसे अधिक प्रभावी, सबसे अधिक आबादी वाला जो गिद्ध है वो कौन सा है? लाल गिद्ध वाला, लाल सिर वाला गिद्ध। अब इसमें क्या है कि इसे IUCN अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा इसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों में भी शामिल किया गया है। लुप्त प्राय यानी कि ये जो IUCN है, ये जो प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे, जो समाप्ति की कगार पे, उनको रेड लिस्ट सूची में शामिल करती है। कौन सी सूची में शामिल करती है? रेड लिस्ट सूची में शामिल करती है। और उन इस IUCN की रेड लिस्ट लुप्त प्राय वाली जो सूची है उसमें इन जटायु गिद्धों को शामिल किया गया, यानी इनके संरक्षण की, इनके प्रजनन की हमारे लिए हमें विशेष आवश्यकता है। आगे चलते हैं। संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम उत्तराखंड, यानी कि संपत्ति क्षति जो वसूली अधिनियम है वो पारित करने वाला, लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सार्वजनिक यानी सरकारी निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश अधिनियम 2024 को मंजूरी दी है। कौन से अधिनियम को मंजूरी दी है? संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को मंजूरी दी है। यानी कि इस अधिनियम के मंजूरी के बाद, पारित होने के बाद, कोई भी व्यक्ति चाहे दंगों में या हड़ताल में या आंदोलन में सरकारी या निजी किसी भी प्रकार की संपत्ति, प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उस व्यक्ति से उस प्रॉपर्टी की क्षतिपूर्ति की जाएगी, उसकी वसूली की जाएगी। क्या की जाएगी? वसूली की जाएगी। और एक व्यक्ति के ऊपर अधिकतम 8 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान इस क्षति वसूली अधिनियम में उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये एकमात्र राज्य है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अब हम बात करते हैं पहली वंदे मेट्रो की। किसकी बात करेंगे? पहली वंदे मेट्रो की। पहली वंदे मेट्रो, इसको नाम दिया गया नमो भारत रैपिड रेल। क्या नाम दिया गया है? नमो भारत रैपिड रेल इसको नाम दिया गया है, जो कि भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल है। ये जो रेल है वो स्वचालित है। नमो रैपिड भारत स्वचालित रेल है। और इस रेल को वंदे भारत, इस रेल को वंदे भारत की तर्ज पर, इस रेल को वंदे भारत की तर्ज पर बनाया गया है। यानी कि यात्रियों को कम समय में आरामदायक सुविधाओं के साथ यात्रा करवाने के लिए इस स्वचालित रेल यानी कि वंदे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल का शुभारंभ किया गया है। इस रेल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। उद्घाटन कहां किया गया? भुज रेलवे स्टेशन पर किया गया। कहां किया गया? भुज रेलवे स्टेशन कहां पर है? गुजरात में है। भुज रेलवे स्टेशन कहां पे है? गुजरात में। तो गुजरात में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा इस पहली वंदे मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 16 सितंबर 2024 को किया गया। इसका संचालन भुज और अहमदाबाद के बीच किया जाएगा। कहां से कहां तक चलेगी ये? भुज से लेके अहमदाबाद के बीच से चलेगी। अब इसमें आपको यह भी ध्यान रखना, देखो एक रोचक फैक्ट है कि अहमदाबाद से लेके भुज के बीच की जो दूरी है वो है लगभग 549 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 549 किलोमीटर है। इस दूरी को इस पहली वंदे मेट्रो के द्वारा 5 घंटे
45 मिनट में, कितने मिनट में, 5 घंटे 45 मिनट में ये दूरी तय की जाएगी। इसको आप 349 किलोमीटर कर लो, कितने लगभग ये और कोई ज्यादा विशेष जरूरी नहीं, फिर भी आपको याद रखना है कि इतनी दूरी को ये इतने कम समय में तय कर लेगी, इतने कम दूरी को इसको तय कर लेगी। शायद 500 ही होगा ये ना। तो ये भुज से अहमदाबाद के बीच की ये दूरी है। भुज रेलवे स्टेशन में ये शुरू किया गया था। स्वचालित ट्रेन है, वंदे भारत की तर्ज पे आरामदायक सुविधा देने के लिए इसको शुरू किया गया। आगे हम बात करते हैं चौथा वैश्विक नवीकरणीय, चौथा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि वह ये प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है, प्राकृतिक रिसोर्सेज है उनके ऊपर आधारित है, उनसे प्राप्त होती है, यानी कि इनके उपयोग के बाद में भी इसका दोबारा से अपन इनकी पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार की जो ऊर्जा वो क्या कहलाएगी, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाएगी। कौन से नंबर का ये सम्मेलन था, चौथे नंबर का सम्मेलन था। इसका आयोजन कहां किया गया, महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में किया गया। कहां किया गया, महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में किया। और इसमें कई देशों ने अपनी शिरकत की थी, कई देश इसमें शामिल हुए थे, जिनमें जर्मनी है, जापान है, डेनमार्क और नॉर्वे। ये विशेष रूप से ये जो देश है इन्होंने इनके प्रतिनिधियों के द्वारा चौथे वैश्विक नवीकरणीय निवेशक सम्मेलन में अपनी शिरकत करी थी, जिसका उद्घाटन कहां हुआ, गांधीनगर गुजरात में हुआ। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया भारत के द्वारा कि 2030 तक, कितने 30 तक, 2030 तक भारत में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। कितने गीगावाट, 500 गीगावाट लक्ष्य अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। और इस अक्षय ऊर्जा में भारत में जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो भी गुजरात है। वो भी राज्य कौन सा है, गुजरात है। इसीलिए गुजरात इस नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में काफी बढ़िया अच्छा कार्य करे रहा है। तो 2030 तक 500 मेगावाट ऊर्जा का कार्य इनको करना है। आगे अपन बात करते हैं कि काफी समय से ये बिंदु चर्चा में कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन राष्ट्र, कि किस प्रकार से पूरे के पूरे देश में जो अभी वर्तमान में अलग अलग चुनाव होते हैं, आम चुनाव अलग होते हैं, निकाय चुनाव अलग होते हैं, इनमें सरपंचों के अलग होते हैं, प्रधानमंत्री के अलग होते हैं, सारे चुनाव अलग अलग होते हैं। इससे समय और अपने रिसोर्सेज है उनको काफी ज्यादा वेस्ट होना पड़ता है। इसलिए अपनी केंद्रीय सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इस प्रयास के लिए इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया, जिन्हें रामनाथ कोविंद समिति कहा गया। क्या कहा गया, रामनाथ कोविंद समिति। इस समिति ने अपनी जो सिफारिश दी थी उस सिफारिश को अब मंजूरी मिली है। रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा जो सिफारिशें करी गई थी उन सिफारिशों को अब मंजूरी मिली है। अब वो कब मिली, 18 सितंबर 2024 को मिली। इस समिति या इस जो ये एक राष्ट्र एक चुनाव है, इसका उद्देश्य कि क्यों ये समिति का गठन किया गया, क्यों एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें यह प्रयास है कि लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ करवाने चाहिए या उनको एक साथ करवाने हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव अलग अलग नहीं होकर एक साथ होने चाहिए। ये एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य है। आगे अपन बात करेंगे जो इस कोविंद समिति ने जो सिफारिशें प्रस्तुत करी है उन सिफारिशों को पूरे भारतवर्ष में देश भर में 2 चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। कौन से चुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। दूसरे चरण में कौन से चुनाव होंगे, स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, जिनमें पंचायत चुनाव और नगरपालिका के चुनाव भी शामिल होंगे। कौन कौन से चुनाव, पंचायत और नगरपालिका के चुनाव यानी कि स्थानीय निकाय चुनाव हो जाएंगे। अब इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि पहले चरण और दूसरे चरण के जो चुनाव है उन चुनावों के भीतर 100 दिनों से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि लोकसभा चुनाव
विधानसभा चुनाव और जो पंचायत के जो स्थानीय चुनाव, नगर पालिका चुनाव है, वो दोनों 100 दिनों के अंदर अंदर पूरे हो जाने चाहिए। यानी कि देश का प्रधानमंत्री और गांव का प्रधान दोनों हमें 100 दिन के अंदर मिल जाएंगे। ये इस एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रमुख उद्देश्य है, जो 2029 तक लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि 4 जो कंपनी है वो नवरत्न श्रेणी में शामिल हुई है। कितनी कंपनी शामिल हुई है? 4 कंपनियां शामिल हुई है नवरत्न श्रेणी में। 4 कंपनियों को नवरत्न श्रेणी में, ये थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं कि 4 कंपनियों को नवरत्न श्रेणी में शामिल किया गया है। पहले अपन देखते हैं कि नवरत्न जो कंपनियां वो होती कौन सी है। नवरत्न कंपनियां यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जिनको 1000 करोड़ तक के निवेश के लिए भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी कंपनियों को नवरत्न कंपनियां कहा जाता है। यानी 1000 करोड़ तक का निवेश अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। उसके अलावा उसके आगे अगर कोई निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तब इनको गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता होगी, वरना 1000 तक किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को इनमें शामिल किया जाता है। कितनी कंपनियों को शामिल किया गया? 4 कंपनियों को। SJVN को शामिल किया गया, NHPC को, और SCCI और रेलटेल, इन 4 कंपनियों को जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की है, इनको नवरत्न कंपनियों में शामिल किया गया। इन कंपनियों को शामिल करने के बाद, इन कंपनियों को नवरत्न कंपनियों की श्रेणी में शामिल करने के बाद अब देश में कुल 25 नवरत्न कंपनियां हो गई है। कितनी कंपनियां हो गई है? 25। यानी कि पहले कितनी कंपनियां थी? 21 कंपनियां। अब कितनी कंपनियां हो गई? 25 कंपनियां। नवरत्न कंपनियां होती क्या है? 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश अपने इच्छा अनुसार कर सकती है। सरकार की या गवर्नमेंट की उनको सहमति की आवश्यकता नहीं है। आगे स्लाइड में चलते हैं कि जो 22वीं नवरत्न कंपनी है, इसमें यह भी आपको ध्यान रखने, कई बार से जो कंपनी है किस नंबर की नवरत्न कंपनियां बनी है वो आपसे पूछ सकते हैं, संख्या पूछ सकते हैं, कितनी नवरत्न कंपनी है ये पूछा जा सकता है। रेलटेल कौन से नंबर की नवरत्न कंपनी है? तो रेलटेल कौन से नंबर की हो जाएगी? 22वें नंबर की। कौन से नंबर की हो जाएगी? 22वें नंबर की। उसके बाद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कौन से नंबर की हो जाएगी? 23वें नंबर की। कौन से नंबर की? 23वें। NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये कौन से नंबर की हो जाएगी? 24वें नंबर की। और SJVN यानी कि सतलज जल विद्युत निगम, सतलज जल विद्युत निगम, ये कौन से नंबर की हो जाएगी? 25वें नंबर की। इस प्रकार से भारत में वर्तमान में सितंबर 2024 तक 25 नवरत्न कंपनियां है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति, कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति 2.0, यानी कि इससे पहले भी एक श्वेत क्रांति आ चुकी है, जो कब आई थी? 1970 में आई थी। किन के नेतृत्व में आई थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में आई थी। इस क्रांति में क्या हुआ कि ये जो श्वेत क्रांति है, इसमें श्वेत यानी सफेद, श्वेत यानी सफेद, सफेद दूध क्या होता है? सफेद। तो इसमें दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाता है। किस उत्पादन को बढ़ाया जाता है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो इसे, इस श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो ये डॉक्टर जो वर्गीस कुरियन है, उनके नेतृत्व में 1970 में पहली श्वेत क्रांति आई थी। अब 2024 में कौन सी श्वेत क्रांति आ रही है? दूसरी श्वेत क्रांति आ रही है। इस श्वेत क्रांति के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP का अनावरण किया गया। किसका अनावरण किया गया? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, डेयरी को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP का अनावरण किया गया। उद्देश्य क्या हो जाएगा? महिला किसानों को सशक्त बनाना। सशक्त महिलाएं कब बनेगी? जब ज्यादा से ज्यादा डेयरी होगी, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन होगा, और अपने ग्रामीण जो परिवेश में उनमें दूध के उत्पादन के लिए अधिकतम जो कार्य है वो कौन कर रही है? महिलाएं करे। इसके लिए महिलाओं को सशक्त बनाना होगा, और जब देश में दुग्ध उत्पादन हो जाएगा
तब रोजगार के अवसर भी इनके लिए बढ़ जाएंगे। कौन से अवसर बढ़ जाएंगे? रोजगार के अवसर भी इनके लिए बढ़ जाएंगे। इसके अलावा और भी कई जो छोटे छोटे बिंदु है कि अगले 5 वर्षों में 56 नई बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य है। कितना? 56,000 नई बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करना है। और इस डेयरी की स्थापना करने के लिए या ग्रामीण जो परिवेश में अधिक से अधिक दूध उत्पादन के लिए पंचायत या ग्राम स्तर पे, कौन से स्तर पे? पंचायत या ग्राम स्तर पर ऋण और अन्य सोर्सों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि जो डेयरी उत्पादन के लिए कार्य करना चाह रहे हैं, दुग्ध उत्पादन के डेयरी के लिए या दुग्ध उत्पादन के लिए कार्य करना चाह रहे हैं, उनके लिए अधिक से अधिक ऋण सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। तो इस प्रकार से ये अपना श्वेत क्रांति 2.0 के साथ हमारा जो आज की जो पहली ऑनलाइन क्लास है वो कंप्लीट होती है। इसमें हमें चर्चित व्यक्तित्व है, महत्वपूर्ण जो स्थान है, या और भी जो सम्मेलन है, कुछ आयोजन वगैरह हुए, या और भी जो राष्ट्रीय कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, श्वेत क्रांति वगैरह से, या और भी सम्मेलन हुए, उनके बारे में हमने डिस्कस करी। आज की अगर आपको क्लास से आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथ जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है उनके साथ आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद, आगे मिलते हैं।